नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। अभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इन सारे चीज़ों के छापों का भरमार है और जब भी इस तरह के कोई छापे होते हैं, तो उसको इस चीज़ से जोड़ के देखा जाता है कि कहीं वो केंद्र की मोदी सरकार के विरोधी तो नहीं है। सारे लोगों का ये भी कहना है कि केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसको एक टूल्स बना रखा है अपने विरोधियों को ठीक करने के लिए। आज फिर एक बार उसी तरह की चर्चा तब शुरू हुई जब सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर, उनके घर पर सीबीआई की छापेमारी शुरू हुई। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ यह एक्शन जो हो रहा है, वो जम्मू कश्मीर की कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले मलिक बीते कुछ साल से सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार और मोदी जी के नीतियों को आधार बनाकर लगातार निशाना साधने का काम किया है। पुलवामा ब्लास्ट में सैनिकों के शहीद होने के बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा था कि इसमें केंद्र सरकार की गलती है। तब मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे। इनके इस खुलासे ने केंद्र सरकार को पूरी तरह हिला दिया था और तब उसके बाद कई अपने इंटरव्यू में, अपनी बातों में मलिक साहब ने ये शंका जताई थी कि उन्होंने जिस तरह खुल के सरकार के उन चीज़ों को बाहर ला दिया है जिसको पर्दे के भीतर रखने के लिए कहा गया था, उसके बाद उन पर किसी भी तरह का हमला हो सकता है। सीबीआई, ईडी तमाम तरह की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। इशू बयान का सवाल नहीं है, इशू कितना इम्पोर्टेंट था। जैसे पुलवामा आज तक देश के लोगों की निगाह में एक बड़ा रहस्य है कि क्या हुआ था। उसमें जो हमारी गलतियां थीं उनको मैंने एडमिट किया था और मैंने इनको जब ये निकले वहाँ से कॉर्बेट पार्क से बाहर, तो इन्होंने ढाबे से मुझे फ़ोन किया और पूछा सतपाल भाई क्या हुआ। मैं कहा ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन इसमें हमारी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा अभी चुप रहो, मैं आ जाऊँ दिल्ली तब बात करेंगे। फिर मुझे एनएसए का फ़ोन गया, उसने कहा सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है अभी कुछ। मैं कहा ठीक है नहीं बोलना, बट द फैक्ट वॉज कि सीआरपीएफ ने इतना बड़ा काफिला कभी सड़क से नहीं जाता है। इनसे जहाज़ मांगे थे होम मिनिस्ट्री से, जो 5 एयरप्लेन होने मेरे से मांगते तो मैं कर देता, लेकिन मैं लूप में ही नहीं था। उन्होंने अपना मिनिस्ट्री में मांगे, मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, तो वो सड़क से चल दिए। फिर उसमें और हमारी कमियां थी, जिसमें जहाँ से ये घटना हुई, जहाँ वो गाड़ी घुसी थी, वो 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पे 8-10 लिंक रोड उसमें आके मिलती हैं। हर जगह कहीं भी दैट वाज नॉट बीइंग मैन्ड, कहीं जिप्सी नहीं थी, कोई रोकने वाला नहीं था, कोई ले जाओ अंदर घुस जाओ। तो बहुत हमारी कमियां थी। उस जगह पे जो आप कह रहे हैं कि 10 और सड़कें आकर मिल रही हैं, उन सड़कों पर कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं थी। सुरक्षा नहीं थी। पर चूंकि आप राज्यपाल रहे हैं, तो जो काफिला गुजरने की जो प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है? तो वो सारे रास्ते बंद होते हैं तभी वो काफिला गुजरता है? प्रोटोकॉल तो कुछ होगा उसका? जब वो निकलता है, हाँ, उस वक्त एक जिप्सी वहाँ खड़ी हो जाती है, जो साइड लेन्स आती हैं उन्हें रोकने के लिए। जब निकल जाता है तब उसको खोलते हैं। तो अगर ये जांच हो, अगर ये सारी बातें साबित की जा सकती हैं कि वहां पर कोई जिप्सी खड़ी नहीं थी उन 10 या 10 में से, मैं तो खुद गया, मैंने मालूम किया कोई जिप्सी, नो प्लेस वाज मैन्ड। तो इसका पुलवामा के पूरे मामले की जांच होनी चाहिए थी कि क्यों 900 लोग सड़क से जा रहे थे, जबकि इनका प्रोटोकॉल है सब फोर्सेस का कि वो एक साथ सड़क से इतनी नफरी को लेकर नहीं चलते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने प्लेन मांगा, प्लेन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। असली जिम्मेवारी ये थी होम मिनिस्ट्री वाली। पर सतपाल मलिक जी, आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, ये बात आपने तब भी कही थी टेलीविजन में जब आप फोन से इंटरव्यू दे रहे थे कि प्रोटोकॉल है कि इतनी गाड़ियां एक साथ काफिला लेकर कोई नहीं निकलती हैं, गाड़ियां जो हैं। पर ये प्रोटोकॉल है क्या? वाकई में ऐसा कुछ है? ऐसा रिवाज है, मैं जानता नहीं कि लिखित है कि नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं गुजरता है फोर्सेस का एक साथ नहीं गुजरता है। तो पहले भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता रहा है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर का टुकड़े टुकड़े में जाते थे, पर इतना बड़ा काफिला रेयर है एक तरह से। जी।
पर ये आप जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की मांग हुई, प्लेन की मांग प्लेन हुई। की मांग हुई। अगर वो मुझसे मांगते तो मैं आधे घंटे में इंतजाम करा देता, कोई मुश्किल काम नहीं था। तो इस जानकारी का एक्सेस कैसे है? मतलब क्या सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के बीच में पत्राचार हो रहा था? नहीं, मुझे ये सीआरपीएफ के लोगों ने बताया कि साहब हमने तो प्लेन मांगा था, अगर हमको प्लेन मिल जाते तो हम सड़क से आते ही नहीं। तो मैंने वो पहले ही दिन रिएक्शन में अपने इसका जिक्र कर दिया था। आपको उसी वक्त चुप करा दिया गया। ये जो चुप कराने की भाषा थी वो किस तरह की भाषा थी? वो इस तरह की भाषा क्या थी वो कि प्यार से समझाया जा रहा था या धमकाया जा रहा था? प्यार से ही कहा जा रहा था कि हम दिल्ली आ जाएं तब इस पे वो करेंगे, अभी आप किसी को कुछ मत बोलना। और ये बातचीत कैसे हुआ करती थी? मोबाइल फोन से या लैंडलाइन से? ऐसे हुआ था कि ये अपनी शूटिंग करा रहे थे उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, वहाँ कोई कम्युनिकेशन नहीं है फोन का। तो जब उससे निकल के एक ढाबे से इन्होंने मुझे फोन किया। ढाबे से? ढाबे से, जी हाँ, कहीं कोई होटल या ढाबे से फोन किया और मेरे से पूछा सतपाल भाई क्या हुआ? तो मैंने बताया साहब ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन मेरे से मैं बहुत उद्वेलित था और मैंने कहा साहब इसमें गलती हमारी भी है कि हमने उनको जो सुविधाएं थी वो नहीं दी, अगर हम प्लेन दे देते तो ये नहीं होता। तो मुझे कहा गया कि अभी इस पर चुप रहो, मैं दिल्ली आ जाऊं तब बात करेंगे। पर मलिक साहब, आपका अपना आप एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता है, सोचने समझने वाले हैं। जब ये चुप कराया गया तो कुछ खटका था आपको? मैं समझ गया था कि ये क्या है, चुनाव से कुछ रिश्ता है। ये है कि जो है वो नहीं बताया जाएगा, जो है वो नहीं बताया जा रहा है। आप काफी कुछ समझ गए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का फोन प्रधानमंत्री के बाद आया। और कितनी देर के बाद आपने प्रधानमंत्री को पहली बार संपर्क किया था घटना हो जाने के बाद? क्या आप बहुत फोन मिला रहे थे? मैं तो उनको कर नहीं सकता था चूंकि वो अवेलेबल नहीं थे फोन पे। उन्हीं का फोन आया था, तब तक मैं एक दो चैनल को ये बता चुका था बात। और आज वो चीजें सामने आ गई। आज गुरुवार के सुबह की शुरुआत उनके यहाँ छापे से हुई। 77 साल के मलिक एक बार विधायक रह चुके हैं, एक बार सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था और उस समय सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे। अब देखिए कि इसके अलावे भी वह बिहार में, उड़ीसा में, गोवा में, मेघालय में कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। वो जाट परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने लगभग देश के सभी राजनीतिक विचारधाराओं के साथ काम किया है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, बीजेपी हो। जाट परिवार से आने वाले जो सत्यपाल मलिक हैं, ये यूपी के रहने वाले हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता उन्होंने अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में यूपी में जो कांग्रेस के विरोध में एक ताकत उभर रही थी, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, उन्हीं का साथ पकड़ा था और शुरुआत वहीं से उन्होंने की थी। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दिया था और महज 28 वर्ष की उम्र में सत्यपाल मलिक विधायक चुन लिए गए थे। हालांकि सत्यपाल मलिक को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी साहब के साथ वो जो राजनीति कर रहे हैं, उनसे उनकी जो राजनीति है वो पश्चिमी यूपी की राजनीति तक ही सीमित रह जाएगी, तब उन्होंने कांग्रेस का विरोध छोड़ा और फिर कांग्रेस के साथ चले गए। 1984 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए। अगले ही कुछ सालों में उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और जनता दल में आ गए, सांसद बने और बीपी सिंह की सरकार में वो मंत्री भी रहे। साल 1989 से 91 के बीच वो अलीगढ़ के संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वह बाद में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी जिम्मेवारी उन्होंने ली। हालांकि किसान आंदोलन, धारा 370 और अग्निपथ जैसी जो योजनाएं हैं, इसको लेकर सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे हैं। अभी हाल में ही चौधरी चरण सिंह को जब
भारत रत्न दिया गया था, तो हालाँकि उन्होंने इसकी तारीफ़ की थी और ये कहा था कि ये और भी पहले उनको मिलना चाहिए था, लेकिन अगर मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि दी है, तो यह सराहनीय है और उन्होंने सराहना की थी। अभी फिर किसानों का आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन के पक्षधर रहे हैं सत्यपाल मलिक। अभी उन किसानों के पक्ष में उनका लगातार बयान आता रहा है। लेकिन इन सारे चीज़ों के बाद यही कहा जा सकता है या जो बातें चल रही हैं, वो यही है कि चूँकि वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, इसलिए उन पर ये थोपा गया कार्रवाई है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या सच्चाई है, ये सारी चीज़ें जाँच के बाद स्पष्ट हो जाएँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना मत, अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।